के नामांकन पर पूरे देश की नजर है। बीते दिन आपने देखा सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उनका नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें एक शक्ति प्रदर्शन भी एनडीए के तमाम घटक दलों का हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहां जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, संजय झा मौजूद थे, तो वहीं पर अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने, कुल 4 सेट में वहां पर भी प्रस्तावकों और समर्थकों के साथ ये नामांकन दाखिल किया गया बीते दिन। और आज सभी को इंतजार है, अब से कुछ ही देर बाद पहुंच चुके हैं सुदर्शन रेड्डी वहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए। आज उनका नामांकन दाखिल होना है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं। और अगर आप देखिए तो विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, हालांकि आंकड़ों के खेल में अगर आप देखेंगे तो एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं, सोनिया गांधी वहां पर मौजूद है, राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद है, और बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन अब से कुछ ही देर में दाखिल होगा। अन्य पार्टियों के कौन कौन से दिग्गज पहुंचते हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद, तो समाजवादी पार्टी के 37, 28 टीएमसी के और डीएमके, क्योंकि तमिलनाडु के हैं सीपी राधाकृष्णन से, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कोशिश की थी, बात की थी एमके स्टालिन से, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला जस का तस बना रहेगा और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सुदर्शन रेड्डी के ही नाम पर अपनी बाजी लगाने वाले हैं। इस वक्त बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, आज ये नामांकन दाखिल होना है उनकी तरफ से। डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसद, उनके साथ एनसीपी जो शरद चंद्र एनसीपी है उसके 8 सांसद, सीपीएम के 4 सांसद, आरजेडी के 4, जेएमएम के 3, आईयूएमएल के 3, आम आदमी पार्टी के 3, सीपीआईएमएल के 2। अगर ये पूरी लिस्ट आप जोड़ लेते हैं तब भी जो नंबर गेम है उसमें एनडीए के जो घटक दल है वो काफी ताकतवर दिखते हैं। लेकिन विपक्षी दल से और कौन कौन से नेता रहते हैं, आशुतोष जी, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि एकजुटता की भी तस्वीर बीते दिन एनडीए ने दिखाने की कोशिश की थी। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन कौन आता है नजर रहेगी। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन से ज़्यादातर लोगों को रहना चाहिए, लेकिन जो हाई प्रोफाइल जैसे स्टालिन, मुझे नहीं लगता कि वो इस यहाँ पे आएंगे नॉमिनेशन के समय में, बट उनकी पार्टी का कोई ना कोई अनिश्चित तौर पर होगा। जो मैंने पहले भी कहा था, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कि एक तो 2 मैच्योर पॉलिटिशियंस, मुझे लगते हैं कि पॉलिटिशियन 2 मैच्योर सीनियर लोग हैं जो इस पद के दावेदार हैं। और दूसरी बात है कि विचारधारात्मक लड़ाई है, इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि डीएमके के लोग इधर से उधर चले जाएंगे या टीडीपी इधर से उधर चले जाएगी, मुझे वैसा लगता नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि डीएमके अगर सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो फिर कल उसको तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का विरोध करने में बहुत दिक्कत पैदा होगी। और अगर उपराष्ट्रपति बनने के बाद अगर राधाकृष्णन जी तमिलनाडु के अंदर जाते हैं और बीजेपी के बारे में बातचीत करते हैं, तब डीएमके कैसे उनको डिफेंड करेंगे? फिर सवाल खड़ा हो, आपने ही तो उनको सपोर्ट किया। तो इसलिए लगता नहीं है मुझे कि डीएमके किसी तरीके से इधर पाला क्रॉस करेगी या टीडीपी के लोग उधर पाला क्रॉस करेंगे। तो अब तस्वीरें दिख रही हैं, शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी नेता जो गठबंधन के साथी हैं वो अंदर मौजूद है, रामगोपाल यादव, सभी नेता जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के वो अब पहुंचकर आपको संजय राउत दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के गुट से, और सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब वहां पर सुदर्शन रेड्डी जी का नामांकन दाखिल होगा। टीएमसी के भी सांसद दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में राहुल गांधी और फिर संजय राउत आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर सोनिया गांधी के बगल में शरद पवार हैं, और उसके बाद रामगोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी का पीछे कुछ नेता जो खड़े दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी भी पीछे खड़ी है, राजीव शुक्ला दिखाई दे रहे हैं। इधर जो सामने गठबंधन के साथी हैं, मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों की तरफ से सांसद आ गए। मौसमी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। नामांकन अब देखना होगा उनके पहले प्रस्तावक कौन बनते हैं, लेकिन नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। और गठबंधन दलों की तरफ से अगर हम देखें तो शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, रामगोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं, संजय राउत, सभी नेता दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से जिस तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ आप कह लीजिए इस पूरे नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में, कल हमने देखा कि किस तरह से एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, और आज इंडिया ब्लॉक के साथ साथ आम आदमी पार्टी समेत तमाम नेता यहाँ पे दाहिने और बाईं साइड आप देखिए तो दाहिने साइड मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे सोनिया गांधी मौजूद है। उसके साथ ही तमाम जो घटक दल के संजय राउत से लेकर शताब्दी रॉय, तृणमूल कांग्रेस से रामगोपाल यादव, शरद पवार, तो एक पावर प्ले जो जवाबी तौर पे आप कह लीजिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की तरफ से विपक्ष की तरफ से नजर आ रहा है। और पीछे भी तमाम नेता, जिसमें प्रियंका और तमाम नेता मौजूद है, वो यहाँ पे है। लगभग 160 सांसदों ने
अंजना हस्ताक्षर किया है। कोशिश ये है, जो पिछला रिकॉर्ड था मार्गरेट अल्वा का, उनको लगभग 182 वोट्स आए थे, उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार हो। सेंधमारी की भी कोशिश है कि किस तरह से, चाहे वो तेलुगु कार्ड हो, तेलुगु प्राइड का कार्ड हो, या फिर बाकी जो बीजेडी है पेन सेटर्स, उनको अपने पक्ष में लेने की भी कवायद लगातार यहाँ पे चल रही है। और कुछ ही देर में पूरी जो प्रक्रिया है, 4 सेट तैयार किए गए, प्रक्रिया के तहत वो सेट दिए जाएंगे। और उसके साथ ही ये लड़ाई जो एक नए मोर्चे पे विपक्ष के साथ एनडीए की शुरू हुई है, उसकी कैंपेन प्रचार की भी शुरुआत हो जाएगी। रोहन जी हैं क्या हमारे साथ? रोहन जी और आलोक शर्मा जी। जी जी तो ये देखिए तस्वीरें आप अंजना देख रहे हैं, उनका नामांकन दाखिल हो रहा है। और ये अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। ये तमाम दिग्गज, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज, एनसीपी के सभी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम कम से कम दलों का प्रतिनिधित्व रोहन गुप्ता जी वहां पर जरूर दिख रहा है। छोटा छोटा कमेंट मुझे आलोक जी के पास भी जाना है। जी देखिए, बिल्कुल अंजना जी, जब उनका साझा उम्मीदवार है तो सबका होना मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य की बात है। पर मुद्दा यहाँ पे यही है कि आप मॉरल विक्ट्री की बात करते रहते हैं, पर आपकी ही पार्टी ने ये अपने पास में स्टैंड लिया है कि न्यायालय से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति का इस प्रकार से कोई पद के ऊपर जाना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रिंसिपल है, आप जो बातें करते हैं, उसी को आप काउंटर करते दिख रहे हैं। बहरहाल ये कोई राजनीति का समय नहीं है अंजना जी, मेरी शुभकामनाएं। और लोकतंत्र में हमेशा जो सच होता है उसकी जीत होती है, जिसके पास नंबर गेम है उसकी जीत होती है। हर पार्टी को, हर गठबंधन को अपना अधिकार रखने का हक है, और वही आज दिखने को मिल रहा है। आलोक जी कौन कौन से नेता पहुंचे? क्योंकि जितनी तस्वीरों में दिख रहा है वो तो हमने बता दिया है। उससे पहले मौसमी कुछ जानकारी दे रही। मौसमी जी, आज ना हम ये हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि इस पूरी लड़ाई का क्या मकसद है। वो खुद ही बता देंगे। रणदीप जी, क्या मकसद है इस लड़ाई का पूरी? ये लड़ाई है इस देश के संविधान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन अपने आप में एक संदेश है, बराबरी का, सामाजिक न्याय का, समानता का, संविधान की रक्षा का, और उन सब मूल्यों की रक्षा का जिनकी आज इस देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और जो अंडर अटैक है, वो राज्यसभा हो, वो लोकसभा है। वही लड़ाई सड़कों पर अब राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और संसद में एक ऐसा व्यक्ति आए जो राजनीति से परे हो, पर जो संविधान की सही मायनों में रक्षा कर सके, ऐसा हमारा लक्ष्य है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये संविधान, प्रजातंत्र और देश की लड़ाई। अंजना, आप भी सवाल पूछ सकती हैं। ये लगातार कहा जा रहा है कि आंकड़ों में आप बहुत पीछे हैं, तो क्यों ये लड़ाई ही लड़ना क्यों? और कई दल आपके भीतर ये विश्वास रखते थे कि कभी कभी कोई लड़ाइयां छोड़ देनी चाहिए। वीपी एक ऐसा पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, जिसपे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है हर बार। उपराष्ट्रपति को जिस प्रकार से बनाया और हटाया, उससे पूरा देश आज तक अचरज में। मुझे बताइए, श्री जगदीप धनखड़ का यकायक इस्तीफा क्यों हुआ? उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, इस्तीफा सेहत के आधार पर हुआ। और अब वो कहाँ हैं? उनको क्यों सार्वजनिक पटल से यकायक दूर कर दिया गया है? उनका आखिरी सह सम्मान विदाई भी क्यों नहीं हुई? क्या इसलिए कि वो मोदी जी और भाजपा के विचारों से असहमत थे, और वो अपने आप स्वतंत्र तौर पर वो कुछ कर रहे थे, जैसा कि दोनों जजेस, एक हेट स्पीच के लिए और एक करप्शन के लिए तथाकथित दोषी जो हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे थे। इसलिए आज जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की, संसदीय परंपराओं की, प्रजातंत्र की रक्षा कर सके। ये संख्या से बड़ी है, ये देश की लड़ाई। अंजना, आपका कोई सवाल हो तो रणदीप। हाँ मौसमी, जल्दी से पूछ लीजिए। उन्हीं उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता ये पूछ रहे हैं कि फॉर्मर जस्टिस को, और वो तो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं गुवाहाटी में, तो ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया होता तो ये कहते कि ये तो रिटायरमेंट प्लान देते हैं, लालच देते हैं। इस पर क्या जवाब? बीजेपी अगर, अंजना कह रही है कि बीजेपी ऐसे शख्स को अगर उम्मीदवार बनाए तो आप कहते कि रिटायरमेंट प्लान देते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज है वो, और आप खुद इस तरह के कैंडिडेट को जब उम्मीदवार बनाए तो सही। अंजना जी का नजरिया हो सकता है, ये हमारे देश का नजरिया नहीं। आप मुझे बताइए,
अंजना जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कभी इस देश में ऐसा हुआ कि यकायक बीचों बीच एक दिन उपराष्ट्रपति ठीक हैं, शाम को उनकी सेहत के आधार पर उनका इस्तीफा हो गया? जिस प्रकार से संसदीय परंपराओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से बड़े बड़े संवैधानिक पद जो हैं वो सत्ता के गुलाम बन गए हैं, उनमें आज आवश्यक है एक ऐसे व्यक्ति की, ये कांग्रेस के व्यक्ति नहीं, ये एक निष्पक्ष ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संविधान की सुरक्षा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल उनको सामने लेकर आए हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो आज की विषम और कठिन परिस्थितियों में जब संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है, तो वो सामने खड़े होकर उनकी रक्षा कर सकते हैं, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी और संसद की भी। रणजीत जी, समझाइए क्या प्रक्रिया चल रही है? आप उनसे बात करते रहिए, हम लोग आगे भी चलाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और बी सुदर्शन रेड्डी को आप देख रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी उनके साथ मौजूद है। एक तरफ आप मल्लिकार्जुन खड़गे तो सोनिया गांधी को देख रहे हैं, फिर राहुल गांधी को देख रहे हैं, संजय राउत को देख रहे हैं, शरद पवार को देख रहे हैं, रामगोपाल यादव को देख रहे हैं, और पूरे जो कुनबा है इंडिया गठबंधन का आज उनके नामांकन में दाखिल मौजूद है। 4 सेट्स में ये नामांकन दाखिल किया जाएगा और वहां पर भी 20-20 प्रस्तावक और समर्थक हर सेट में होंगे। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, देखिए, क्योंकि ये माना जाता है कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, वो संघ से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न्यायिक सेवा में अपना योगदान दिया है, जो जस्टिस रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, वो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त सीधे संसद की देख रहे हैं, जहां पर इन दोनों को ही, अब दोनों का ही नामांकन पूरा हो चुका है। अब वोटिंग का इंतजार रहेगा। ये चर्चा हमेशा होती है, जैसा मौसमी ने भी पूछा था कि आंकड़ों के खेल में अगर आप देखिए तो आंकड़ों के नजरिए से इंडिया गठबंधन का, एनडीए का, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन का बहुत पलड़ा भारी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है कि वैचारिक रूप से हम एक चैलेंज देना चाहते हैं, हम चुनौती देना चाहते हैं, और उसी चुनौती में एक चेहरे के तौर पर आप समझ सकते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया है। आंध्र प्रदेश से बी सुदर्शन रेड्डी आते हैं, इनकी उम्र है 79 साल, और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, न्यायिक सेवा में रहे हैं, जज रहे हैं। ये रेड्डी समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन को अगर आप देखिए तो वो तमिलनाडु से आते हैं, उनकी उम्र 68 साल है, वो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनकी तरफ से नामांकन हुआ है। तेलंगाना के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, और वो जो गाउंडर कोंगू वेलालार ओबीसी समुदाय से। जल्दी से आशुतोष जी, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? और मतलब जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि 2 ऐसे व्यक्तित्व जिनको आप गरिमामयी बता रहे हैं, उनका आमना सामना होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, ये अच्छे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ निशान है। बिल्कुल। और एक चीज़ और, अभी जो बातें कही जा रही थी, अभी मैं कहते बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद इनको जिस तरीके से पद दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है इसमें जो पूरी की पूरी डिबेट अगर आप देखें, जो अरुण जेटली ने पूरी डिबेट शुरू की, अरुण जेटली ने यहाँ तक कहा था कि देयर आर जजेस who know laws and there are judges who know law ministers and before retirement they try to get the post retirement benefits। बट उसमें जो एक थियरी आई थी कि भाई आपको अगर कोई टैलेंटेड जज है तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद 2 से 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, और ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा बन सकती है कि फौरन रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को पद मिल जाते हैं उससे कम से कम थोड़ा सा निजात मिलेगी। जहाँ तक मैं बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कह सकता हूँ कि 2011 या 13 के आसपास वो रिटायर हुए हैं, और 2025 अब उनको तो करीब लंबा 12-13 साल का अनुभव है। हालांकि इस दौरान आंध्र प्रदेश की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार ने उनको अपने यहाँ कमीशन का चेयरमैन भी बनाया था, जो कास्ट सेंसस की ऑडिट कर रही थी। तो ये इनके ऊपर आरोप मुझे तो नहीं लगता कि लगना चाहिए कि इनको किसी तरीके से उपकृत करने की कोशिश। आलोक जी हमारे साथ है क्या? आलोक जी से इन पर बात नहीं हुई है। आलोक जी, आप क्या कहेंगे? अब नामांकन तो लगता है दाखिल हो चुका है और मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, और जैसा हम लोग लिख भी रहे हैं कि एक पॉलिटिक्स क्या तमिल और तेलुगु वाली भी हावी होते हुए आप देख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये नामांकन दाखिल हो चुका है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सब लोग वहां से विदाई ले रहे हैं, नमस्कार और अभिनंदन का आदान प्रदान हो रहा है। सोनिया जी भी खड़े होकर सबसे मिल रही हैं, और जो गठबंधन के साथी वहां पर आए हैं, मुझे लगता है टीएमसी की तरफ से सांसद ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी से कर रहे हैं, उधर खुद शरद पवार आए हैं,
और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व रामगोपाल यादव कर रहे हैं। जी आलोक जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद तमाम राजनीतिक दलों से, राज्यों से और जातियों से परे होता है, तो उस पर हमें अभी तेलुगु और तमिल की बात स्वयं भी नहीं करनी चाहिए। मैं सीधा सीधा ये समझता हूं कि ऐसा कराना चाहिए जो अपर हाउस को बहुत अच्छे से मजबूती से चला सके। और जिस तरह से आप शक्ति प्रदर्शन की भी बात कर रही है, मैं उस शब्द से भी सहमत नहीं हूं। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, तमाम घटक दल अपनी बात रख रहे हैं, अपने साथी जो जितने घटक दल हैं वो वहां पर जा रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि अगर ये शक्ति प्रदर्शन केंद्र की सरकार को करना पड़ रहा है, क्यों क्या इतनी कमजोर हो चुकी है सरकार। लेकिन आज धनखड़ जी की आत्मा जरूर बिल्कुल उनकी छाती पर सांप लौट रहा होगा कि मैंने इतनी सेवा की और मुझे जिस तरह से आज यहाँ पर जिस अवस्था में पहुंचा दिया इस पार्टी ने, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को उस पर भी सोचना चाहिए। आज हालत यह है कि 14 वर्ष पहले जो व्यक्ति रिटायर हुआ जुडिशियल सर्विसेज से, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, तो ये लेवल नहीं होना चाहिए था। केंद्र सरकार चाहती तो कंसेंसस से ये चुनाव टल भी सकता था, लेकिन जिस तरह का अहंकार और दंभ है वो यहां पर नॉमिनेशन देने में भी दिखाई दिया। मोदी जी ने स्वयं कागज उनके दिए, जबकि आज फर्क देखिए कि आज जो हमारे कैंडिडेट हैं रेड्डी साहब, उन्होंने स्वयं पेपर दिए। जब मोदी जी खड़े होते हैं तो सब बौने हो जाते हैं। ये वैचारिक लड़ाई है। आरएसएस का एक व्यक्ति है जो नुमाइंदा आरएसएस की विचारधारा का करता है, और एक देश की आत्मा की विचारधारा जो सेंट्रल है, वो अंतरात्मा पूरी तरह से अब जागेगी। सांसदों की लड़ाई वैचारिक है, विप जारी नहीं होता है, और इतना भी बड़ा एनडीए ऊपर नहीं है कि बहुत उसको हराया नहीं जा सकता। बहुत थोड़ा सा मार्जिन है, 30 से 35 सांसद अगर इधर से उधर हो गए तो मुझे लगता है कि बाजी पलट भी सकती है। और चुनाव होना राजनीति में जरूरी है, लेकिन जो भी चुनकर आए अपर हाउस को हेडमास्टर की तरह ना चलाए और मोदी जी के सामने ऐसे ऐसे ना करे। हमारी ये कामना है। ठीक है, मैं इस पे एक ठीक है रोहन जी, एकदम छोटा सा रिएक्शन। वो कह रहे 30-35 सांसद इधर से उधर हुए तो मामला पलट सकता है। अब यही चीज अगर भाजपा ने बोल दी होती तो लोकतंत्र हिल गया होता, सब कुछ खत्म हो गया होता, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता। तो यही तो है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है अंजना जी। आप एक बाजू बोलते हैं 30 से 5 हिलाने की बात करते हैं, तब लोकतंत्र नहीं आता। देखिए, रिस्पेक्ट देने को भी अहंकार बोलते हैं। अगर मोदी जी ने रिस्पेक्ट से पेपर, उसको भी आप लेंस लेके देखते हैं। अब राजनीति कहां जाएगी। जिस धनखड़ साहब के खिलाफ आपने अविश्वास का प्रस्ताव लाया, ये कहा कि पक्षपात के कारण उनको हटाना चाहिए, आज वो नहीं है तो उसके लिए आपको दुख हो रहा है। आपकी वक्त की थोड़ी कमी, जल्दी से आशुतोष। अच्छा, हो गया। नहीं, जो ये अभी कहा जा रहा है कि एक बार सिर्फ ऐसा हुआ बीबी गिरी के चुनाव के समय, जब नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और तब बीबी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे। अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया, इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो। तो सिर्फ एक बार वो हुआ, बार बार होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं।